बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मरी में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और शदीद बर्फबारी और सयाह जो वहां के मज़े लेने के लिए गए और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मरी के कुदरती मनाजिर से मौत के हमकिनार हो गए और उन्होंने मौत का मज़ा चख लिया। वज़ीर आज़म, वज़रा और सियासी क़यादत जो है वो इजहार अफसोस करती हुई नज़र आती है। उन्होंने इस वाक़े पर शदीद अफसोस भी किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहबा हों, जितनी भी क़यादत है उन सब ने इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है। मगर मरी की इस अबतर सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इंतज़ामिया पर होती है, मौजूदा हुकूमत पर होती है। और इंतज़ामिया इस तमाम सिचुएशन में सोई रही, किसी को नहीं पता चला। जबकि वज़ीर दाखिला बारहा कहते रहे कि 1 लाख गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद गाड़ियों की एंट्रेंस नहीं, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ एंटर हुई और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ वहाँ कैसे पहुँच गई और फिर उनको उनके सेटलमेंट के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। और बार बार मूरत इल्ज़ाम जो है वो सयाहों को ठहराया जा रहा है। हालांकि इस मौजूदा हुकूमत का जो मोटिव है वो टूरिज़म भी है और पाक फ़ौज, रेंजर्स फोर्सेस और हुकूमती मशीनरी जो है इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश में है और बर्फ़ में फंसे हुए सयाहों को निकालने की कोशिश कर रही है। इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन कई अफराद जो हैं वो मौत से हमकिनार हो चुके हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। साथ ही साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि अगले 3 माह जो हैं वो इंतहाई अहम हैं। किस नोयत के अहम हैं, 1 पेज कायम है, लेकिन बार बार वजाहत भी देना पड़ती है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, ऐसा क्यों है। और आइंदा 3 माह में महंगाई को कंट्रोल करने का दावा भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। तो मिनी बजट इसीलिए है, मैशियत को संभाला देने के लिए हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि हम कंट्रोल करेंगे। कितना सहारा दे पाएंगे और पार्लियामान से पास करवाएं पाएंगे। और अपोजिशन के 2 मार्च होने जा रहे हैं, एक 27 फरवरी की बात की जा रही है और दूसरा मार्च में होगा। नारा दोनों का एक ही है। कितनी अफादियत का हामिल हो सकते हैं ये दोनों मार्च और हुकूमत के लिए टफ टाइम। और जहांगीर तरीन के जहाज़ की उड़ान की बातें भी हो रही हैं, तो किस तरफ को उड़ान भरेगा। जबकि बल्दियाती इंतखाबात की बात करेंगे कि KPK में और KPK हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर ठनी हुई है, डिले भी हो रहे हैं। पंजाब के इंतखाबात कितना डिले हो सकते हैं और पंजाब में EVM के इस्तेमाल के हवाले से भी बात हो रही है, तो क्या हो पाएगा। नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब है। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये फरमाइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और कई कीमती जानों को लेके जा चुका है। बर्फबारी इंतहाई शदीद थी, पंजाब हुकूमत भी हमें मुतहरिक आज नजर आई, वज़ीर दाखिला भी वहाँ पर मौजूद रहे, इंतज़ामिया भी वहाँ पर मौजूद रही, डिप्टी कमिश्नर्स भी वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ये कोशिशें पहले कर ली जाती तो आज इस सूरत हाल का हमें सामना ना करना पड़ता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं शदीद अफसरदगी का इजहार करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितने लोग अल्लाह को प्यारे हुए इस बेबसी की हालत पे, मैं भी, गवर्नमेंट भी और हम सब पाकिस्तानी ना सिर्फ अफसरदा हैं, इजहार अफसोस भी करते हैं और दुआ गो हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल हो ताकि तमाम लोग बखैरियत अपने घरों को आ सके। मैं आपको एक अर्ज कर दूं जी, हादसे जब अचानक रूनुमा होते हैं, हादसों के हवाले से अगर सारी चीजों की पहले से इंसान प्लानिंग कर ले तो फिर तो कोई भी हादसा ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट ने प्लानिंग की हुई थी, माजी में भी ऐसा होता रहा कि जब भी ये वीकेंड्स आते हैं या हॉलीडेज होती हैं, लोगों का बहुत ज्यादा फ्लो आगे चला जाता है, लोग चले जाते हैं शुमाली इलाका जात के लिए, मरी के लिए, गलियात के लिए। इस बार चूंकि बर्फबारी जारी थी और आप देखें सोशल मीडिया पर भी है और पाकिस्तान के तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि NHA की तरफ से भी लोगों को रिक्वेस्ट की जा रही थी, लोगों को अपील की जा रही थी कि बहुत ज्यादा बर्फबारी है और तवक्को से कई गुना ज्यादा लोग वहां मूव कर रहे हैं, लोग घरों को वापस चले जाए। लेकिन मैं एक और अर्ज करना चाहूंगा कि हमें बुनियादी तौर पे ऐसे नेशन भी काउंसलिंग की बड़ी जरूरत है। लकीर के फकीर और एक माहौल जब क्रिएट होता है तो सब लोग ऐसी मूवमेंट शुरू करते हैं जैसे शायद इसके बाद ये मौका ना मिले। इस कदर अफसोसनाक सूरत हाल कि हर शख्स अफसुर्दा, हर शख्स परेशान। लेकिन हमने देखना यह है कि क्या ये हादसा सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी, हुकूमत का रोल तो यकीनन सबसे ज्यादा अहम है। गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है और आपने देखा कि जैसे ये खबरें फ्लैश हुई हैं, वज़ीर उस्मान बुज़दार ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरी तरह से चीजों को टेकअप किया और ना सिर्फ इमरजेंसी नाफिज की और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया, पाक फौज की प्लाटून्स वहां पहुंची, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हर शख्स
हर अथॉरिटी इस बात पर मुत्तफिक है कि हमें जल्द अज जल्द लोगों को वहां से रेस्क्यू करना है, चूंकि बर्फबारी जारी है और वहां जो ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझ रहे हैं कि वहां पे नॉर्मल मैदानी इलाकों की निस्बत रेस्क्यू करना कितना मुश्किल होता है। तो मैं तवक्को रखता हूं कि इस सूरत हाल पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा नदीम साहब, आपने सयाहों की बात की और आपने कहा कि बार बार सयाहों को रोका भी जा रहा है, दीगर वज़रा भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन टूरिज्म का फ़रोग और टूरिज्म आपकी जमात का नारा भी रहा और आपकी हुकूमत का नारा भी है, तो टूरिस्ट के लिए क्यों नहीं ऐसे इकदाम किए जा रहे और किए गए कि वो इस तरह के हादसात का सामना ना कर सकें? क्योंकि पूरी दुनिया भर में लोग बर्फबारी देखने के लिए निकलते हैं, इसी तरह के नज़ारों और मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या आपको इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली नजर नहीं आती? देखिए, मैं समझता हूं मैं इस पॉइंट को भी नजरअंदाज नहीं करूंगा। ये नहीं है कि मैं अगर हुकूमती तर्जुमानी कर रहा हूं तो मैं जो अपने लैप्सेस हैं उसको नजरअंदाज कर दूं। मैं समझता हूं इसमें इंतजामिया की नाअहली भी शामिल है, लेकिन कोई भी शख्स कतई नहीं चाहता कि इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ हो, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब मुझे नहीं समझ कि ये जो लोग यहाँ फंसे हैं, ये मासूम बच्चे और ये खवातीन बुजुर्ग, इनको ज़हनी तौर पर इस अजियत से निजात लेने के लिए कितना अरसा लगेगा। लेकिन मैं आपको एक अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश किया है कि लोगों को सहूलियात दी जाए। हमारे एंड पे भी हमें पब्लिक को भी लोगों को भी इस बात पर अवेयर रखना चाहिए कि जब जितनी चीजें जितने अरेंजमेंट्स हैं, अगर वो लामहदूद लोग वहां पहुंचेंगे, अनगिनत लोग वहां पहुंचेंगे, तो फिर इंतजाम दरम बरम हो जाते हैं और इसी को तो हादसा कहते हैं, इसी को तो तकलीफ कहते हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, अगर गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्शन में ना आती और किसी भी तरह से गफलत होती तो ये बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो जाना था। गवर्नमेंट ने तमाम रेस्ट हाउसेस को, गवर्नमेंट ने तमाम स्कूल कॉलेजेस को ओपन कर दिया कि जितने लोग वहां बर्फ से निकलकर वहां पहुंच सके। अब हम लोगों ने भी देखना है, लोगों को दूर से नजर आ जाता है, लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। हर चीज देखें, मैं आपको अर्ज करूं, हर चीज नजारों के लिए नहीं होती। बहुत सारी चीजें अपनी जान बचाने के लिए इंसान खुद भी कोशिश करता है। गवर्नमेंट का तो फर्ज बनता है, मैं किसी भी जगह पर ये नहीं कहूंगा कि हुकूमत इस सारे माहौल से परिजुमा कतई नहीं है। गवर्नमेंट है तो आज ये लाखों लोग जो वहां चले गए, 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों का, लेकिन नदीम साहब जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? 1 लाख से गाड़ियां, पहले भी ये कहा जा रहा था कि गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसको रोकना। डिप्टी कमिश्नर के मरी जो हैं, क्या वो सोए रहे और क्या इंतजामिया वहां पर सोई रही और वहां पर क्या लोगों की फैसिलिटेशन के लिए काम नहीं किया गया या उनकी पार्किंग के लिए काम नहीं किया गया? क्योंकि बार बार ये कहा गया जी कि ये बहुत ज्यादा तादाद हो गई, बहुत ज्यादा लोग आ गए, बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है इस अफसोसनाक वाक़े पे कि ये देखें हमारी मईशत कितनी बेहतर है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, चूंकि हमारी अपोजिशन भी इसी मुल्क का हिस्सा है, इसी कौम का हिस्सा है। मैं बड़ा अफसुर्दा हूं जब मैं उनकी बयानबाजी देख रहा हूं कि वो इन हादसों को पॉलिटिसाइज करने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए हर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जो लोगों की इस तकलीफ में इजाफा कर रही है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी फिर अपना मौक़िफ़ देगी। मैं भी बतौर एक फर्द के जब पिछले 3-3.5 साल से सुन रहा हूं जी, गुर्बत है जी, तबाह हो गए जी लोग, महंगाई हो गई, तो ये लाखों लोग, लाखों गाड़ियां और हजारों लाखों लोगों को लेकर जो वहां मूव कर रही हैं, तो ये एक इंडिकेशन तो है ना जी उस अपोजिशन की। ये जवाब लेकिन सर, ये लाखों लोग जो है 22 करोड़ अवाम तो नहीं है सर। देखिए मैं अर्ज करूं, जब अपोजिशन इस तरह की इस सारे माहौल पे जलती पर तेल छिड़कने का काम करेगी तो गवर्नमेंट बेंचेस से भी आवाज आएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारा कोई भी रद्द-ए-अमल अवाम के, पब्लिक के लिए नहीं है। हम इस अपोजिशन का जवाब दें कि जिन्होंने एक भी रेस्क्यू कैंप, देखिए गवर्नमेंट की तो जिम्मेदारी है। कोविड जब था 1.5 साल इस मुल्क में, एक पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी और पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। कोई अपोजिशन की साइड से कोई ऐसे आप मुझे चैरिटी प्रोग्राम दिखा दे जो उन्होंने किया हो, या इनके अरकान असेंबली ने सिर्फ हल्कों में जाकर लोगों को तसल्ली दी हो। ये सिर्फ टीवी पर बैठकर गवर्नमेंट के हर अच्छे कदम पर भी एतराज करते हैं और कहीं अगर गलती होती है वो तो अल्टीमेटली एतराज होना ही होता है। होना तो ये चाहिए था, हम पूरी कौम इकट्ठे होकर इस हादसे के असरात को कम करने की कोशिश करती। हम रिव्यू करते अपनी पॉलिसीज को और प्राइम मिनिस्टर ने आपने देखा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। हर सूरत जिन्होंने गफलत की है उनको अंजाम तक पहुंचना है। इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं होती, ये बगैर कीमत के ये जानें होती हैं। किसी भी शख्स की जान जाना ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी तकलीफ है। लेकिन मैं समझता हूँ
गवर्नमेंट ने जिस तरह से अब सारा ऑपरेशन किया, और मैं उन तमाम रेस्क्यू ऑफिसर्स को, पाक फौज के उन तमाम प्लाटून्स को, उन तमाम इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने वाले लोगों को भी खराज तहसीन पेश कर रहा हूं। और सर बिलाशुबा वो लोग खराज तहसीन के लायक हैं जो इस वक्त वहां पर काम कर रहे हैं। आपने कहा जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा, इंक्वायरी कमेटियां भी बिठा दी गई, हालांकि इससे पहले भी बहुत सी इंक्वायरी कमेटियां बैठती रहती हैं, और जो मौजूदा हुकूमत है, आपकी जो हुकूमत है, वो हमेशा अपनी गलती का एतराफ़ भी कर लेती है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि गलतियां करने जाना और फिर उन गलतियों को मान लेना काफ़ी है, और फिर इस तरह के हादसात हो जाएं और फिर हमेशा हमें पाक फौज को बुलाना पड़ता है, और हर जगह पे ही हमें पाक फौज नजर आती है, और यहां पे भी हमें बुलानी पड़ी? देखिए, हमारी फौज है, हमारा फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। और मैं तो आज भी कहता हूं, बहुत सारे लोग मेरी इस बात को माइंड करते हैं कि पाकिस्तान का क्या, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट अगर कोई है तो पाक फौज है। देखिए, ये कैसे मुमकिन है कि लोग इतनी अजियत में हों, लोग इतनी तकलीफ में हों, लोगों की जानें जा रही हों, और पाक फौज सुकून से बैठी रहे? ऐसा नहीं है। पाक फौज ने हमेशा हर मुश्किल जगह पर आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। सरहदों के पार मुखालफिन का भी मुकाबला किया है, दुश्मनों का भी मुकाबला किया है, सरहद के अंदर मौजूद दुश्मनों का भी मुकाबला किया है। और फिर इस तरह की कुदरती आफात की सूरत में भी पाक फौज ने, वो सैलाब हो, वो जलजला हो, या जैसे ये तो एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हुई है। मैंने नहीं सुना कि 74 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का कोई बदतरीन वाकया हुआ हो, बिलखुसूस बर्फबारी और मरी में गलियात के हवाले से। ये बिल्कुल एक नया सानिया है। और एक वहां पर जो सिचुएशन मेरे पास, जो चीजें मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, तो वहां पे इस वक्त इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मौसम की संगीनी और बर्फबारी का मुसलसल जारी रहना भी ऑपरेशन की राह में रुकावट है। लेकिन बहुत सारे हजारों की तादाद में गाड़ियां वहां से निकल आई हैं, बहुत सारे लोग रेस्क्यू हो गए हैं, फजाई ऑपरेशन भी जारी है, जमीनी ऑपरेशन भी जारी है, और गवर्नमेंट हर तरह से कोशिश कर रही है। और पूरी पंजाब गवर्नमेंट की का टारगेट यही है कि हम इसको कल शाम तक किसी भी तरह इंशाल्लाह कल सूरज ढलने से पहले इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लें, और लोगों को, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको निकालने में कामयाब हो जाएं। और मैं पूरी कौम से अपील करता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में, यकीनन वो पहले भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ करें कि अल्लाह हमें इन आफात से महफूज रखे। जहां तक आपने बात की है कि जो इसके जिम्मेदारान होंगे, यकीनन गफलत हुई है। यकीनन मैं समझता हूं कि इसको बहुत बेहतर तरीके से सर किस पे आयद होती है जिम्मेदारी? सर जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखिए, मैं जिम्मेदारी, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जो तयन करेगी इसका, और जो जिम्मेदार होंगे उनको इसका जवाब देना पड़ेगा, उनको अपने अंजाम तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, मैं इस कौम से भी अपील करूंगा, हमें ये जो भेड़ चाल है, ये जो हम लकीर के फकीर बनते हैं कि किसी जगह पर अगर कोई शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो हम कोशिश करते हैं भाई कोई बंदा उस पे हिस्सा लिए बगैर, ये गुनाह कबीरा नहीं है। ये अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ ये अपने आप को इन इम्तिहानात में डाल देना, ये हमें भी सोचना है। अच्छा नदीम साहब ये फरमाइएगा, वक्त मेरे पास कम रह गया है सर, ये फरमाइएगा कि आपने कहा ये अपनी नोयत का एक अनोखा वाकया था, 74 साल में ये पहली मरतबा हो रहा है, लेकिन ये हो चुका है और बहुत अफसोसनाक सानिया है। आइंदा इस सूरत हाल से निपटने के लिए और बचने के लिए कोई हिकमत अमली तैयार की गई है अभी? देखिए, फिल वक्त तो हुकूमत का जो टारगेट नंबर 1 है वो इस सारे ऑपरेशन को खैर खूबी से अंजाम देना है, और यकीनन इस पे सारी चीज की पॉलिसी रिव्यू होगी। ये कैसे हो सकता है कि इतनी जानें जाया हो जाए, बेगुनाह लोग अल्लाह को प्यारे हो जाए, और गवर्नमेंट इसमें कोई पॉलिसी ना बनाए। इस पे पॉलिसी भी होगी और पॉलिसी पे सख्ती से अमल भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ फिर दोहराऊंगा, तीसरी बार अर्ज करूंगा आपको, हमें भी बहुत बड़ी काउंसलिंग की जरूरत है। लोगों को भी मेंटली इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर एक चीज आपको आज अब जदीद दौर में जिंदा है, हर शख्स अपने मोबाइल से वेदर अपडेट ले सकता है, आपका मीडिया बता, यही सोच है ना, गवर्नमेंट भी यही सोच। सही, बहुत शुक्रिया। बहैसियत कौम बहुत ज़रूरी है कि हम इन तमाम मराहिल को भी देखें। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, तमाम सूरत हाल पे आपने गुफ्तगू की। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिम्मेदारों का तयन करना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारी इंतज़ामिया सोई रही, बड़ी देर के बाद उनको होश आया और वज़ीर आज़म साहब ने इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। उम्मीद करते हैं कि इस इंक्वायरी कमेटी के नताइज और रिपोर्ट जो मुरतब हो वो मंजर आम पर भी आए।
नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ज़रा सियासी सूरत हाल और सियासी मंजरनामे का रुख करेंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नसीम साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस है, अपोजिशन इत्तेहाद है और मिनी बजट है, मुआशी सूरत हाल है, और फिर वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि अगले 3 माह इंतहाई अहम हैं। किस बुनियाद पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगले 3 माह को अहम करार दे रहे हैं? क्या होने जा रहा है अगले 3 माह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप देखें, पाकिस्तान में तो हर रोज़ जो है वो बहुत अहम होता है और बड़े बड़े मामलात आते हैं और वो इसी तरह गुजर जाते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग में हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि उनके बयानिए को तक़वियत मिली और उन्होंने जितने भी अकाउंट शो किए उनमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से देखें तो बहुत बुलंद व बांग दावे किए जा रहे हैं। जबकि अभी अपोजिशन ने भी, मुस्लिम लीग नून ने, JUI ने, पीपल्स पार्टी ने भी अपनी जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसकी सारी रिपोर्ट जमा करानी इलेक्शन कमीशन को। तो पाकिस्तान में वो कहते हैं ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मामलात होते रहते हैं, मामलात इस किस्म के आते रहते हैं, लेकिन वक्त गुजर जाता है। हुकूमत ने का अंदिया दिया है, उसकी वजूहात ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के मारूजी हालात चल रहे हैं, मुआशी हालात चल रहे हैं, फिर PTI की हुकूमत को जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त हुई है तो वो अपने आप को रीग्रुपिंग कर रहे हैं, रीग्रुपिंग करेंगे, अपने ज़िलाई इंतज़ामिया चेंज कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के आपने देखा कि उन्होंने इंतज़ामिया चेंज की है, तो वो शायद इमरान खान ने इसी हवाले से कहा। और फिर जो पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी प्रेशर्स होते हैं उनको भी देखना पड़ता है, आपको IMF को भी देखना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक को भी देखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से खान साहब इन सारी चीज़ों को जो है वो रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आवाम को रिलीफ नहीं देंगे महंगाई से तब तक हालात तब्दील नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसीलिए कहा है कि अगले 3 महीने जो है अहम है, और इस लिहाज से भी अहम हो सकते हैं कि आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अगर उनके फैसले आ जाते हैं तो अगर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं या उनको बरियत मिल जाती है, शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं उसमें शहबाज शरीफ को सज़ा होती है, उनको आगे केस उनके चलना शुरू हो जाते हैं या वो भी वहाँ से बरी हो जाते हैं, तो आने वाले 3 महीने बहुत अहम है। बल्कि अब 2022 का जो साल है यही बहुत अहम है, क्योंकि 2023 में इलेक्शन होने हैं और अपोजिशन आपने देखा कि बिखरी बिखरी नज़र आ रही है। कहाँ तो PDM ने कहा कि 23 मार्च को वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद में धरना देंगे, लेकिन दूसरी तरफ मार्च पे आता हूं, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान साहब के और भी बयानात गैर जरूरी, बहुत सी गैर जरूरी बातें छेड़ी जा रही हैं, जिस पे वजीर आज़म इमरान खान साहब को बार बार वजाहत भी देना पड़ती है। मुल्क के बहुत से दीगर मसाइल हैं, लेकिन जो अपोजिशन है और दीगर लोग हैं वो गैर जरूरी बातें भी कर रहे हैं। 1 पेज बज़ाहिर तो कायम नजर आता है, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान साहब को बार बार क्यों वजाहत देना पड़ती है 1 पेज के मुतालिक, और तौसीक की बातें भी की जा रही हैं जो कि एक अलग मसला है, क्यों? देखिए एहसन, बात यह है कि हमारे मुल्क में अफवाहों का तो हर वक्त जो है वो बाज़ार गर्म होता है। सोशल मीडिया आप ले लें, आप बड़े बड़े जो हमारे कॉलमिस्ट हैं उनके कॉलम उठा के पढ़ लें, वो प्याली के अंदर उन्होंने तरफ तूफ़ान बर्पा किया होता है। यही बातें जो है वज़ीर आज़म के कानों तक भी पहुँचती हैं, आवाम के कानों तक भी पहुँचती हैं, और बिल्कुल लग रहा होता है कि जैसे ये सच कहा जा रहा है। इस नहज पे बातों को पहुँचा दिया जाता है। अपना ISPR और हमारी जो फ़ौज है वो एक बहुत बड़ा इदारा है। आपने देखा कि वो इंटरनल के अलावा एक्सटर्नल महाज के ऊपर भी दहशत गर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कभी भी सुकून नहीं रहता, तो इस तरह की बातों की क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। आपने देखा कि पिछले वीक DG ISPR ने आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि हमारी नवाज शरीफ के साथ कोई डील नहीं हो रही, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन का जो बयानिया था तो लग रहा था कि नवाज शरीफ आज आए या कल आए। लेकिन अगर हम अपनी अकल से सोचें कि जो एक शख्स सज़ा याफ्ता है, मुजरिम है मुल्क से फरार हुआ है, अदालतों से फरार है, इस वक्त वो कैसे एकदम से वापस आ जाता है? और हुकूमत को या इदारों को क्या पड़ी है कि एक मुजरिम के साथ जाके वो जो है मफाहमत करेंगे या उनके साथ कोई डील करेंगे? क्या बाकी सियासतदान पाकिस्तान में ख़त्म हो गए? तो जब भी कोई ऐसा तासुर दिया जाता है जो आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, तो उसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। आपने देखा कि जब डील की बात आती है तो मरीम नवाज से भी पूछा जाता है,
शाहिद खाकान अब्बासी से भी पूछा जाता है, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी पूछा जाता है, तो सब क्लैरिफिकेशन तो देते हैं। तो जब भी कोई बात आएगी मैदान में, सियासी बातें होंगी, तो वहाँ क्लैरिफिकेशन अब इमरान खान के जहन में भी जारी होंगी बातें, उनको भी कुछ बातें पहुँचाई जाती हैं, तो फिर वो आवाम तक तो पहुँचानी पड़ती। तो मेरे ख्याल से यही वजह होती है क्लैरिफिकेशन देने की। सही, आपको क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी लग रहा है। सर, उन्होंने महंगाई के हवाले से भी बात की, उन्होंने कहा कि आइंदा 3 माह में महंगाई को कंट्रोल करना है। तो महंगाई कंट्रोल होता दिखाई देती है, क्योंकि दिसंबर 2021 में तो वज़ीर आज़म साहब ने गुर्बत मुकाबला प्रोग्राम लाने का भी ऐलान किया था, लेकिन वो नहीं आया। अभी आइंदा 3 माह में महंगाई कंट्रोल करने की बात आप देखें कि आने वाले वक्तों में जो है, ये असल में जो है इस गवर्नमेंट का मसला चल रहा है, वो यही मसला है उनका कि बैड गवर्नेंस है। इनसे मईशत कंट्रोल नहीं हो पा रही। कितने इन्होंने वज़ीर ख़जाना चेंज किए, कितने इन्होंने बाकी लोग भी चेंज किए, लेकिन इनसे मईशत कंट्रोल नहीं हो रही। और जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है हुकूमत को, वो मईशत का ही है, महंगाई का है, क्योंकि महंगाई से दुनिया परेशान है, आवाम हमारी परेशान है बहुत ज़्यादा। तो इसमें इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये आवाम को रिलीफ नहीं दे सकेंगे तो फिर इनसे आने वाले दिनों में इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। इसलिए मेरे ख्याल से इमरान खान ने अपनी टीम को भी कहा है कि वो महंगाई के ऊपर तवज्जो दे, महंगाई को कम करने की पूरी कोशिश की जाए। कंट्रोल करने के लिए मिनी बजट ला रहे हैं ना सर, मिनी बजट ला रहे हैं मैशत कंट्रोल करने के लिए। देखिए, मिनी बजट तो आया, उससे तो आवाम के ऊपर और बोझ पड़ रहा है। जब तक ये सब्सिडीज़ नहीं देंगे या होर्डिंग्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, माफियाज को कंट्रोल नहीं करेंगे, सप्लाई एंड डिमांड चेन के ऊपर ये काम नहीं करेंगे, तब तक तो कोई मिनी बजट ले आए, उसके बाद फिर मिनी बजट ले आए, लेकिन जब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक तो हुकूमत इस मरहले से बाहर नहीं निकल सकती। अच्छा सर ये फरमाइएगा, मैशत कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ये कहती है कि हम मिनी बजट ला रहे हैं और इससे मैशत को संभाला भी मिलेगा, हालांकि आपको भी ये लग रहा है कि ये एक मुश्किल फैसला है और मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। सर, पार्लियामान से पास करवा लेगी हुकूमत बिल, कितनी आसानी से करवा सकती है? क्योंकि अगर सेनेट में इजलास को देखा जाए तो वहां पर तो इसे मुआशी दहशतगर्दी करार दिया है अपोजिशन ने। देखिए, बात यह है कि अगर आप पीपल्स पार्टी का दौर उठा लें, मुस्लिम लीग नून का दौर उठा लें, सबके अदवार में जो है वो मिनी बजट आए हैं। ये नहीं हुआ कि मिनी बजट नहीं आए। और मिनी बजट ये आवाम के ऊपर से बोझ कम करने के लिए नहीं लेके आते। जो इन्होंने कर्जे लिए हुए, जो पाकिस्तान को कर्जों के दलदल में फंसाया, ये IMF की शराइत जो है वो देखनी पड़ती है। IMF की शराइत मानते हुए मिनी बजट लाना पड़ता है, क्योंकि नए टैक्सेस लगाने होते हैं। तो नए टैक्सेस लगाने से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ इनको जो है, इन्होंने मुश्तरका इजलास में तकरीबन बिल पास करवा लिए हुए हैं और ये मुश्तरका इजलास ही बुलाएंगे अलहदा से कौमी असम्बली से, और उसके बाद सेनेट से इसका पास करवाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हुकूमत हर दफ़ा मुश्तरका इजलास बुलाती है और उसमें बड़े आराम से जो है वो ये बजट पास करवा लेंगे। उसमें मेरा नहीं ख्याल को इनको कोई मुश्किलात का सामना होगा। अच्छा सर, अपोजिशन ये भी सेनेट के इजलास में देखा जाए तो बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई अपोजिशन की जानिब से भी, हुकूमती हल्के की जानिब से भी, और बार बार ये मुतालबा किया गया अपोजिशन की जानिब से कि हम खुद मुख्तार मुल्क हैं और हमें IMF को ये अल्लाह हाफिज़ कह देना चाहिए और उसको कह देना चाहिए कि वो यहाँ से जाए, जान छुड़ानी चाहिए। IMF की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो क्या इतना आसान है आप कि हम IMF को अल्लाह हाफिज़ कह सकें? हालांकि उन्होंने ब्राज़ील की भी मिसाल दे दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं मुल्कों की मिसालें देते हैं, तो हम भी ब्राज़ील की मिसाल देते हैं। देखिए, बात ये ऐसा कि IMF से छुटकारा हासिल करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अपोजिशन में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है। आपने देखा था कि जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे एज अपोजिशन लीडर, तो वो भी कहते थे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा। लेकिन जब हुकूमत में आए तो आपकी मजबूरी है। IMF के पास अगर आप नहीं भी जाते, आपको वर्ल्ड बैंक भी कर्जा नहीं देता, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कर्जा नहीं देती, आपकी रेटिंग भी नहीं बनती। दूसरी बात यह कि जब आपने इतने कर्ज लिए हुए, क्या पीपल्स पार्टी IMF के पास नहीं गई? क्या मुस्लिम लीग नून IMF के पास नहीं गई? वहाँ से कर्जे लिए, आपने नाजायज़ बोझ जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के पाकिस्तान के ऊपर डाला, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डाला। तो आज आप ऐसे चुंगल में फंस चुके हैं कि आप IMF से जान छुड़ा ही नहीं सकते। या तो आप $55 बिलियन कहीं से उधार ले लें, कोई भी आपको नहीं देगा, वो लेके आप IMF को अदा कर दें। टैक्स हमारे मुल्क में देता नहीं है, 22 करोड़ आवाम है और सिर्फ 30 लाख टैक्स पेयर्स है, और उसमें भी ज़्यादा तादाद नौकरी पेशा की हमारे और आप जैसे लोगों की है जिनकी सैलरी जो है वो ऑलरेडी कट के आती है। तो जब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान वो तो सर शौकत तरीन साहब भी कहते हैं हम टैक्स लेके रहेंगे, आप कुछ भी कर लें। कर सकते। शौकत तरीन साहब कहते हैं टैक्स लेके रहेंगे, आप कुछ भी कर लें।
देखिए बात तो सही है, लेना चाहिए हर मुल्क में टैक्स। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की देते हैं तो वहाँ पे तकरीबन हर बंदा टैक्स नेट में होता है, बेशक वो जॉब कर रहा है, बेशक कोई वो बिज़नेस कर रहा है, उसका छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सब टैक्स पे करते हैं। तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से मेरे ख्याल से अगर 10 करोड़ भी टैक्स देना शुरू कर दें तो पाकिस्तान के हालात चेंज हो जाएंगे। और IMF से जान उसी सूरत में छूट सकती है जब आप टैक्स अदा करें, क्योंकि जो हुकूमतें होती हैं वो मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, ये कोई बिजनेस एंटिटीज़ नहीं होते, गवर्नमेंट टैक्स से चलती है। दुनिया भर में आपने देखा कि हुकूमतें टैक्स कलेक्ट करती हैं और उसी से जो है वो सारे मामला चलाती हैं। जी अच्छा नसीम साहब, आपने मार्च की बात की आगाज़ में, आप थोड़ी सी मार्च पे भी बात करते हैं। तो अपोजिशन के 2 मार्च होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी की बात कर रही है और मौलाना तो पहले ही मार्च में कह चुके हैं कि मार्च करेंगे। नारा एक है कि हुकूमत को गिराना है, तो वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत को कितना टफ टाइम दे पाएंगे? और ये जो अपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो चुकी है, अलग-अलग तारीखें दे चुकी है मार्च की, इसको किस तरह देखते हैं? असल में नारा एहसन अबुओं को बचाना है। अच्छा। और अबुओं को बचा देख लें, एक अबू को लंदन भिजवा दिया है, एक अबू बड़े आराम से कराची में बैठे हुए हैं। तो बात यह कि अपोजिशन इतनी निकम्मी है, इतनी नालायक है। ये मुत्तहदा अपोजिशन है। इमरान खान के पास 35 सीटें थी और उसने हुकूमत की नाक में दम किया हुआ था। यहाँ पे तो सारी तजुर्बेकार अपोजिशन मौजूद है। पंजाब में आप देखें मुस्लिम लीग नून की PTI से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन PTI की हुकूमत यहाँ पे हुकूमत बना के बैठी हुई है। मरकज़ में भी कोई 14 सीटों का फ़र्क है। तो अपोजिशन जो है वो अपोजिशन खेल रही है और इनमें आपस में नहीं बनती, क्योंकि नून लीग का नज़रिया और बयानिया मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ है, इनके मफादात मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट कर रही है, तो ये सिर्फ बयानात की हद तक है। और मौलाना को भी अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नशिस्तें मिल गई हैं, तो उनका भी कुछ जोश ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो इलेक्शन का साल आ गया, अब धरने मार्च का तो वक्त ख़त्म हो गया। अगर आप अपने वर्कर्स की सारी एनर्जी इन चीज़ों में लगाएंगे तो आप इलेक्शन में जाके क्या करेंगे? ये भी वो पंजाबी में कहते हैं ना, डंग टपाओ वाला काम कर रहे हैं, वक्त गुजारी कर रहे हैं। और इनको चाहिए कि इलेक्शन की आगे तैयारी करें। और मेरे ख्याल से अब जो मैदान सजेगा वो आने वाले इलेक्शन में ही सजेगा। सर, आने वाले इलेक्शन के लिए मैदान सजेगा। आखिरी और छोटा सा पॉइंट आपसे लेना चाह रहा हूं सर, जहांगीर तरीन साहब का जहाज जो है वो किस तरफ उड़ान भरने को है? देखें जी, जहांगीर तरीन साहब के पास जहाज़ है, उनकी सवारियां जिधर से भी पूरी हो जाएंगी वो जहाज़ का रुख उधर कर देंगे। जहांगीर तरीन बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं, ख़ास करके अपना जो हमारा साउथ पंजाब है उसके अंदर उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने इस हुकूमत की भी बहुत हेल्प की है, पंजाब में हुकूमत बनाने में बहुत अहम है। तो ये जहांगीर तरीन साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने जहाज़ जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतारना है, लाहौर एयरपोर्ट पर उतारना है, या उन्होंने कराची एयरपोर्ट पर उतारना है। अच्छा, ये वो खुद फैसला करेंगे और देखते हैं कि उनका जहाज किस तरफ का रुख करता है। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ रहे, सियासी मंजरनामे पर आपने गुफ्तगू की। और नाज़रीन, अब ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं और इलेक्शन कमीशन के दरमियान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान ठनी हुई है, और पंजाब में कब होते हैं और क्या EVM का इस्तेमाल हो पाएगा भी या नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का जो फ़ेज़ 2 है मुश्किलात का शिकार होता जा रहा है और इलेक्शन कमीशन में और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ठनी हुई है। इस पर बात करने के लिए जनाब मोहसिन रज़ा ख़ान साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानात, उन्होंने कहा जी कि 3 माह अहम हैं और उन्होंने कामयाबियों का और नाकामियों का एतराफ़ भी किया अपनी बहुत सी। तो क्या बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के हवाले से भी उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है, तो क्या कम बैक कर सकती है दूसरे मरहले में? मेरा ख्याल है कि PTI जो है इस वक्त डिनाइल मोड में कि वो किसी चीज़ को समझ ही नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन में उनके खुफिया अकाउंट जो थे वो ज़ाहिर हुए, वो कह रहे हैं हमारी बड़ी कामयाबी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हार गए, वो कहते हैं कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा वोट पड़े।
यानी कि वो एक अजीब कैफियत से गुजर रहे हैं जिसमें वो बिल्कुल हकीकत को मानने को तैयार नहीं है, ना महंगाई को मानने को तैयार है, और कह देते हैं कि मरी में 1 लाख कड़ी चली गई, इससे मुल्क की खुशहाली पता चलती है। तो मैं समझता हूँ कि सर वो तो कहते हैं कि मईशत जो है हमारी तरक्की कर रही है, ये जो 1 लाख गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई हैं। हाँ, तो मईशत तरक्की करे तो अब उसको संभालना तो आपका काम है ना। ये काम किसी और का है कि मईशत तरक्की करे, उसका गाड़ियों को गिनने का क्रेडिट फाज चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने, और लोगों के मरने पे कहते हैं कि वो लोगों की अपनी गलती है। तो ये बिल्कुल एक ऐसे फेज़ में है। इंशाल्लाह इनको जो है, अगर इन्होंने अपने सारे मामलात पे काबू नहीं किया तो इनको दूसरे मरहले में भी शिकस्त होगी। और सबसे अजीब बात ये है कि एबटाबाद में जाके परवेज़ खटक के सामने जब लोगों ने खटक गो के नारे लगाए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एबटाबाद के लोग जो हैं वो बदतमीज़ी में नंबर 1 हैं। तो अब आप ये डिफेंडिंग पॉइंट्स हैं, ये डिफेंडिंग पॉइंट है। और आप देखें कि आप ऐसे बातें करने के बाद वहाँ पे वोट लेंगे लोगों से, किस मुँह से लेंगे? बदतमीज़ी की होगी चंद एक लोगों ने, आपने पूरे एबटाबाद के लोगों को कह दिया कि ये बदतमीज़ी में नंबर 1 है। फिर मरी में जो कुछ सानिया पेश आया है और गलियात में, उसमें आप कहते हैं कि लोगों का कसूर है। तो ये लोगों का कसूर अगर आप गिनवाते हैं तो ये नहीं बताते कि आपकी इंतज़ामिया कहाँ से हुई थी और क्या करी थी। और इन हालात में तो मुझे PTI की दूसरे मरहले पे कामयाबी की कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती है। अच्छा मोहसिन साहब, ये भी फरमाइएगा कि दोनों में ठन चुकी है, इलेक्शन कमीशन में भी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी। हुकूमत कहती है कि मई तक लेकर आप इंतखाबात को जाएं, जबकि वो कहते हैं जी आपने पहले ही कहा था कि मार्च में होंगे, वो कहते हैं नहीं आपने कहा था मई में होंगे, हमने आपको ये बातें कही थी। और ये इस तरह की बातें चल रही हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि हुकूमत अपने लिए मार्जिन कायम करना चाहती है सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, अपनी जो खोई हुई साख है, जो पोजीशन है, उसको दोबारा से मुस्तहकम करने की कोशिश में है, तगो-दो में है? नहीं, जब वो 3.5 साल में अपनी कोई पोजीशन नहीं बना सके तो ये चंद महीनों में क्या बनाएंगे? वो असल में चाहते हैं कि जो बेइज्जती मार्च में हुई है वो मई में और जून में हो, इसलिए वो अवॉइड करना चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन को। फिर हालांकि सर बल्दियाती इलेक्शन तो इन्हीं का नारा था कि होने चाहिए और बहुत ज़रूरी हैं। तो अपने नारों से तो ये पहले ही यू टर्न ले चुके हैं और ये कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है किसी मसले में यू टर्न लेना। तो आप इनसे किसी अच्छी चीज़ की तवक्को नहीं रख सकते। अच्छा मोहसिन साहब, ये भी फरमाइएगा कि 27 मार्च बल्दियाती इंतखाब दूसरा मरहला, और फिर मौलाना एक तरफ कहते हैं जी कि मार्च में मार्च होगा, तो 2 मार्च हो रहे हैं बल्दियाती इंतखाब, और मौलाना का जो मार्च है वो क्या बल्दियाती इंतखाब पे असर डाल सकेगा? क्योंकि मौलाना जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जीत भी चुके हैं, इस वजह से उनका लहू भी ज़रा गर्म है। तो यकीनन इलेक्शन का मरहला जो होता है वो लोगों के जज्बात काफ़ी भड़के होते हैं। तो ऐसे मरहले में लॉन्ग मार्च में उनको बहुत फ़ायदा होगा, और लॉन्ग मार्च में भी फ़ायदा होगा और बल्दियाती इलेक्शन में भी फ़ायदा होगा। वो जो है मौलाना बड़ी हिकमत अमली के साथ उन्होंने ये किया है ताकि मार्च में अगर इलेक्शन होते हैं तो ये लॉन्ग मार्च का यकीनी तौर पर फ़ायदा मौलाना को और उनकी अहम ख्याल जमातों को होगा। यानी आपको लग रहा है कि वो टफ टाइम हुकूमत को देने के लिए तैयार हैं, और वो बार बार ये भी बात कर रहे हैं कि हम इस दफ़ा मार्च करेंगे तो एक नएपन के साथ करेंगे और एक नई सोच और नई उमंग के साथ करेंगे, तो अवाम आएंगे। पहले भी बहुत मार्च हो चुके हैं, मौलाना आ भी चुके हैं और फिर जा भी चुके हैं। नहीं, लोग तो
पता नहीं कि आएंगे या नहीं आएंगे, इसका तो फैसला उस वक्त होगा। लेकिन अगर आप ये देखते हैं मौलाना की या मुस्लिम लीग की या उनकी दीगर जमातों की कारकर्दगी, तो उस हवाले से तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं किया जा सकती। लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह PTI महंगाई कर रही है और हालात ख़राब हो रहे हैं, तो ये कुछ लगता है कि PTI की सपोर्ट से ही लॉन्ग मार्च उनका कामयाब होगा, उनकी अपनी वजह से नहीं कामयाब होगा। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि KP के जो दूसरा मरला है उसके डिले की टैक्टिक्स की जा रही हैं बकौल आपके, और ये डिनाइल किया जा रहा है, तो पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात पे कितना असर पड़ सकता है और पंजाब के बल्दियाती इंतखाब भी डिले हो सकते हैं? ये तो बल्दियाती इंतखाब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहे हैं, तो ये तवक्को तो नहीं किया जा सकती कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाब डिले होंगे। अलबत्ता ये है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात जो हैं ये पंजाब पर और पूरे मुल्क पे असरअंदाज होंगे, और यकीनी तौर पे ये आइंदा इलेक्शन जो आम इंतखाब है उसमें भी ये बड़े वाज़ेह तौर पे असरअंदाज होंगे। सर, दबाव कितना बढ़ चुका है मौजूदा हुकूमत पर, और अगर देखा जाए ज़िमनी इंतखाब देखे जाएँ तो ज़िमनी इंतखाब में भी जो थप्पड़ हैं वो नहीं भूल सकती मौजूदा हुकूमत, क्योंकि ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को बड़ी कामयाबी हुई है, तो पंजाब नून लीग का गढ़ समझा जाता है। जरदारी साहब यहाँ पर अपने खेमे गाड़े बैठे हुए हैं, तो कितना दबाव बढ़ चुका है? मैं समझता हूँ कि PTI जो है शिकस्त में बैरूनी अवामल को तो हम अलहदा रखते हैं कि मुस्लिम लीग की क्या क़ुव्वत है और क्या नहीं है। उनके आपस में निफाक जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाएगा, और हर जगह कई ग्रुप खड़े हैं और कई ग्रुपों के दरमियान जो रस्साकशी होगी उसके नतीजे में PTI का तो कोई अच्छा हाल नज़र नहीं आ रहा। जी सर, PTI का अच्छा हाल नज़र नहीं आता। आपको इलेक्शन कमीशन ने एक और बात भी कही कि पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके लिए अंदर हम EVM के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, लेकिन वो EVM जो है वो सूबाई हुकूमतें बनाएं या हुकूमत की तरफ से बनाई जाएं EVM मशीनें, तो क्या इतनी जल्दी पॉसिबल है कि EVM बना ली जाए और फिर उसको अप्लाई भी किया जाए और उसके ज़रिए से इंतखाबात भी कराए जाएँ? ये भी मुझे लगता है कि कोई काबिल अमल फार्मूला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने एक हुकूमत को ये इख्तियार दिया है कि वो EVM लाकर और ये करा ले। उसे पता है कितनी जल्दी EVM नहीं आ सकती, ना EVM की ट्रेनिंग हो सकती है, ना ही उसकी जो है प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो ये तो ऐसे ही है जैसे इलेक्शन कमीशन ने उनको ये ऑफ़र इस वजह से किया है कि वो इससे कर नहीं सकते, और जो उनके दावे थे और जो शोर मचा थे EVM पे वो खुद ही खामोश हो जाएंगे। क्योंकि सर 120 दिन में इनेकाद कराना इंतखाबात का बहुत ज़रूरी है, और इतने मरहले में EVM मशीनों का आना और फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन होना वो एक अलग मरला है। क्या उसके हवाले से अवेयरनेस भी क्रिएट की गई है? हालांकि नहीं दिखाई देता। जी हाँ, नहीं, ये नामुमकिन नज़र आता है कि EVM पे पंजाब में इलेक्शन होंगे। सर, पंजाब में EVM के हवाले से आपने बात की, सर ये बताइए कि EVM के हवाले से मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हुई नज़र आती है और बार बार वो EVM की बात करती है, लेकिन अगर वो इस वक्त EVM मशीनें नहीं प्रोवाइड कर पाई, हालांकि वो अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है सारा कुछ डाल के हाथ झाड़ के खड़ी हो जाती है, इस सूरत हाल में जब इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर बात फेंकी है, तो अगर वो यहाँ से भी हटते हैं तो फिर EVM पे उनके मोटिव और उनके बयानिए पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि वो कहते हैं जी हमने पंजाब असेंबली में करारदाद पास कराई है। एक तो बात यह है कि अगर पंजाब हुकूमत किसी एक ज़िले में EVM ले आती है और उस पर इलेक्शन कराए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके EVM का जो ड्रामा है ये यहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें होने वाली
मसाइल जो हैं और ख़राबियाँ जो है वो इलेक्शन में नज़र आ जाएंगी, जिसका लोग इजहार भी कर रहे हैं। और इसके बाद ये लगता है कि अगर EVM पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में किसी भी जगह इस्तेमाल हुआ तो ये फिर एक किस्सा पानी न बन जाएगा। अच्छा मोहसिन साहब, ये फरमाइएगा कि क्या ये जो बाकी जमातें हैं वो भी इस पे इत्तफाक करेंगी या वो भी एहतजाजी रुख इख्तियार करेंगी? जैसे अब सिंध में एक एहतजाज चल रहा है जमात इस्लामी का, तो यहाँ पे भी क्या एहतजाज आपको नज़र आएगा आइंदा आने वाले दिनों में अगर EVM का इस्तेमाल होता नज़र आता है? अव्वल तो दिखाई नहीं दे रहा, अगर हो जाता है, अगर इस तरह की सूरत हाल क्रिएट होती है तो मंजर पर आती है, तो फिर क्या देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि EVM के मसले पे कोई एहतजाज इतना ख़ास नहीं होगा। सर राना सनाउल्लाह कह चुकी हैं कि हम आग लगा देंगे, वो ज़िमनी इंतखाब में ही कहते हुए नजर आए। नहीं, वो जो है वो ये इलेक्शन में आप देखें कि इतनी जल्दी ये मुमकिन नहीं है कि EVM इस्तेमाल हो चुके, और इस हुकूमत के पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि इतनी सारी EVM ये एक दिन में या 3 महीने में तैयार करके लोगों को ट्रेनिंग दे के और उसकी प्रोग्रामिंग करके ये इंस्टॉल कर दें। मुझे लगता है कि ये ऑफर जो थी ऐसे ही थी और इंतखाबात जो हैं पुराने तरीक़ाकार के तहत ही होंगे। सही, इंतखाब पुराने तरीके से ही होंगे, जो भी हो शफाफ तरीके से हो। बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा खान साहब हमारे साथ रहे और बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर इन्होंने गुफ्तगू की। पंजाब में देखते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात EVM के ज़रिए से होते हैं या नहीं होते, और खैबर पख्तूनख्वा का जो दूसरा मरहला है, क्या तहरीक इंसाफ उसमें कम बैक करने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती, ये तमाम सूरत हाल और मंजरनामा कुछ ही अरसे में वाज़े हो जाएगा। फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।